हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है सिविल सर्विसेज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो हमारा जो इंडिया है, ठीक है, उसका परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच कौन सा है। जो कि सिविल सर्विसेज में क्या होता है, जो कि ब्यूरोक्रेट सेलेक्ट होते हैं ना, IAS IPS ये लोग। तो ये जो है मतलब ये क्या होता है, हमारे कंट्री के एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्रांच है ना, इनका काम है लॉज को इम्प्लीमेंट कराना। तो वो कौन होते हैं, वो सिविल सर्विसेज से जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो लोग होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन से टाइप के सिविल सर्विसेज हैं। तो पहला तो ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि तीन है ना, IAS, फिर IPS, उसके बाद IFOS है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। सेंट्रल सर्विसेज हैं जैसे कि IRS हो गया, या फिर स्टेट सर्विसेज जैसे कि SDM है ना, SDM है DYSP। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो इंडिया में सिविल सर्विसेज के फादर किसको बोला जाता है, मीन्स सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को मतलब सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस किसने किया इंडिया में, वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। व्हेन डिड कोविनेटेड द नॉन कोविनेटेड सिविल सर्वेंट स्टार्टेड इन इंडिया। तो कोविनेटेड और नॉन कोविनेटेड सिविल सर्विस जो है वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ 1793 में, ठीक है। हु स्टार्टेड कोविनेटेड एंड नॉन कोविनेटेड सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो इंडिया में कोविनेटेड और नॉन कोविनेटेड सिविल सर्विसेज को स्टार्ट किसने करा, वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज। हु एस्टैब्लिश्ड अ कॉलेज एट फोर्ट विलियम्स टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया। तो फोर्ट विलियम्स, ठीक है, वहाँ पे एक कॉलेज स्टैब्लिश किया गया ताकि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं जो भी सेलेक्ट हो रहे हैं उनको ट्रेनिंग दिया जा सके, ठीक है, उनको ट्रेन किया जा सके। वो बनवाया था किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। विच कमिटी रिकमेंडेड कंडक्टिंग एग्जाम्स फॉर रिक्रूटमेंट इनटू सिविल सर्विसेज। तो ये किस कमेटी ने रिकमेंड किया कि अगर हमें सिविल सर्विसेज में पर्सन्स को अगर हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना चाहिए ताकि उससे उनका प्रॉपर रिक्रूटमेंट हो, ठीक है। वो बोला था मेकाले कमेटी ने। किसने, मेकाले कमेटी ने 1854 में। अंडर विच चार्टर एक्ट प्रोविज़न फॉर ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विसेज वॉज मेड। तो कौन से चार्टर एक्ट के अंदर क्या हुआ कि एक मतलब पूरा ओपन कंपटीशन, जैसे कि अभी होता है ना कि जनरल कंपटीशन कोई भी फॉर्म डाल सकता है, कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है, और उसमें कंडीशन क्या है कि बस उसको एलिजिबिलिटी मीट करना है, ठीक है। इस तरीके का जो ओपन कंपटीशन है ये कब स्टार्ट हुआ, बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1835, ठीक है। कब, कैसे, चार्टर एक्ट ऑफ 1835 से, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। विच कमीशन एबॉलिश द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज एंड रिकमेंडेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विसेज। तो कौन से कमीशन ने स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज को मतलब एबॉलिश किया और उन्होंने प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस है ना, PPS को इंट्रोड्यूस करने का रिकमेंडेशन दिया। वो था एटसियन कमीशन 1886 का, ठीक है, एटसियन कमीशन 1886 का। अंडर विच ब्रिटिश इंडिया एक्ट द नेम ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज चेंज टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कौन से एक्ट में, ठीक है, कौन से ब्रिटिश इंडिया एक्ट में जो अभी जो है, जैसे कि पहले क्या बोला जाता था इसको, पब्लिक सर्विस कमीशन PSC, ठीक है, लेकिन इसका नाम क्या कर दिया गया चेंज, अब UPSC, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ऐसा कौन से एक्ट में किया गया, ये किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। विच कमीशन वेयर इस्टेब्लिश्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर कौन से कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया, वो था फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विसेज कमीशन, ठीक है, फेडरल और प्रोविंशियल, जो कि अभी क्या होता है, अभी UPSC और PCS, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उस तरीके से क्या है कि पहले उस टाइम में एक मतलब बॉडी बनाया गया जो कि दोनों एग्जाम्स को रेगुलेट करती थी, फेडरल एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। When did first competitive exam for recruitment of civil servants for administrating India held। तो पहली बार ओपन कंपटीशन कब हुआ था सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट करने के लिए, है ना, ताकि वो लोग इंडिया में आकर के एडमिनिस्टर कर पाए। तो वो हुआ था 1885 में, लेकिन एग्ज़ाम कहाँ हुआ था, ये हुआ था लंदन में, ठीक है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द कोविनेटेड सिविल सर्विसेज। तो सबसे पहले इंडियन जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था वो कौन थे, वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, है ना, 1864 में ये क्वालिफाई किए थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन। व्हेन वाज सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप। तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन इस बॉडी को कब सेटअप किया गया, 1926 में। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन।
तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था? ये हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। एडी गोरवाला कमेटी सजेस्टेड रिफॉर्म्स इन द सिविल सर्विसेज वाज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर? तो एक कमेटी है ना, एडी गोरवाला कमेटी, जिन्होंने सजेस्ट किया कि जो भी सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है, उनमें अपने अकॉर्डिंग में रिफॉर्म लाना चाहिए। ये कमेटी कब बैठी थी? 1951 में, ठीक है, 1951 में। DS कोठारी कमीशन टू सजेस्ट रिफॉर्म्स इन द सिविल सर्विसेज वाज कंस्टिट्यूटेड इन विच ईयर? तो DS कोठारी कमीशन जो कि UPSC में रिफॉर्म से रिलेटेड है, ये कब कंस्टिट्यूट की गई थी? तो 1964 से लेकर के 1966 तक। होटा कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 2004 टू डील विथ विच सब्जेक्ट? तो होटा कमेटी को जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था वो किस लिए किया गया था? इट वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर द रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज, ठीक है, इसमें रिफॉर्म लाने के लिए इसको कंस्टिट्यूट किया गया था। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। तो जितने भी सर्विसेज है सिविल सर्विसेज में उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर अ 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज? तो कौन से एक्ट के थ्रू ये बताया गया कि जितने भी सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए, ये बताया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, ठीक है। ली कमीशन रिकमेंडेड डिवीजन ऑफ मेन सर्विसेज इनटू हाउ मेनी क्लासेस? तो ली कमीशन ने ये क्या रिकमेंड किया कि जितने भी सर्विसेज हैं, ठीक है, उनको मेनली कितने क्लास में डिवाइड करना चाहिए? तो 3 क्लासेस में, ठीक है, 3 क्लासेस में। विच कमीशन रिकमेंडेड दैट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट शुड रिटेन द पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? तो कौन से कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि जो भी उस स्टेट के सेक्रेटरी होंगे, ठीक है, वो जो भी अपॉइंटमेंट होगा IAS ऑफिसर्स का, ठीक है, या फिर जो भी ऑल इंडिया सर्विसेज में जिसका भी अपॉइंटमेंट होगा उसको कंट्रोल करेंगे, ये बताया गया था ली कमीशन में, ठीक है। द सर्विसेज विच आर कॉमन टू बोथ सेंटर एंड स्टेट आर नोन एज? तो ऐसी सर्विसेज जो कि सेंटर और स्टेट दोनों के लिए कॉमन हो वो उसको क्या कहते हैं? हम लोग ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं। तो अगर कोई पर्सन IAS बनता है, ठीक है, तो वो वर्क कर सकता है एज अ अंडर स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसको जितने भी 3 सर्विसेज हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल इंडिया सर्विसेज। विच एक्ट इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी? तो कौन से एक्ट के थ्रू प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी मिल गई? ठीक है, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। व्हेन वाज द ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विसेज क्रिएटेड? तो ऑल इंडिया फॉरेस्ट सर्विसेज जो कि एक ऑल इंडिया सर्विसेज है, इसको कब क्रिएट किया गया? तो 1966 में। व्हाट आर द 3 ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफ इंडिया? तो इंडिया के 3 ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन से हैं? पहला तो है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर इंडियन पुलिस सर्विस IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इसको IFOS कहते हैं, ठीक है। हु रिक्रूटेड सिविल सर्वेंट्स फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज? तो सिविल सर्वेंट्स को कौन रिक्रूट करते हैं? फॉर IAS है ना, IAS को, IPS को और IFOS को। तो ये इनका रिक्रूटमेंट होता है बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मीन्स UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उसी के मेरिट के बेसिस पे क्या होता है, इनका सिलेक्शन होता है। विच इज़ द हाईएस्ट सिविल सर्विसेज टेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज, स्टेटस, पे एंड एमोलमेंट्स इन इंडिया? तो कौन सा हाईएस्ट पेड सिविल सर्विस है इन टर्म्स ऑफ प्रेस्टीज, है ना, प्रेस्टीज, स्टेटस, पे, एम्यूलमेंट्स? वो है इंडियन फॉरेन सर्विस, ठीक है। ऑल्दो इट्स नॉट ऑल इंडिया सर्विस, बट ये सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस जॉब है जो अब UPSC के थ्रू मिल सकता है हमें। तो आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट empowered द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक रूल्स आफ्टर कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड टू ऑल इंडिया सर्विसेज? तो अगर ऑल इंडिया सर्विसेज में अगर किसी भी और भी सर्विस को अगर ऐड करना है, ठीक है, तो ये वो राज्यसभा में ये चीज़ पावर होता है, राज्यसभा को ज़्यादा पावर होता है इस केस में, और वो स्टेट से कंसल्ट करके इसमें चेंजेस ला सकती है। ये किसने बोला गया? ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 में। हु वाज द चीफ प्रोटैगनिस्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो मुख्य जो प्रोटैगनिस्ट थे वो कौन थे ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। हाउ मनी सेंट्रल सर्विसेज आर देयर इन इंडिया? तो इंडिया में कितनी सेंट्रल सर्विसेज हैं? 58, लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी है? बस 3, ठीक है। विच सिविल सर्विसेज आर एक्सक्लूसिवली अंडर द jurisdiction of the state government and primarily administered state subjects? तो कौन सी सिविल सर्विस है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होती है ना, उनके अधिकार क्षेत्र में होती है, और वो जनरली क्या करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट को ही सर्व करती है, वो था स्टेट सर्विसेज, ठीक है। जैसे कि PPSC हो गया ना, UPPSS हो गया, तो इस तरीके का। हु रिक्रूट्स द पर्सनल फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज? तो स्टेट सिविल सर्विसेज में जो पर्सन सिविल सर्वेंट को जो अपॉइंट करते हैं
उनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो कौन कराती है, वो कराती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और सेंट्रल लेवल पे वो कराती है यूपीएससी, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो इंडिया में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें सिविल सर्विसेज के बारे में कौन से पार्ट में दिया गया। हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं, उसमें से 14th पार्ट में आर्टिकल 308 से आर्टिकल 314 तक सिविल सर्विसेज के बारे में बताया गया है। Which article of Indian Constitution deals with the recruitment and condition of service of persons serving the union or state। तो कौन से आर्टिकल में जो भी कंडीशंस है ना, क्या क्या प्रोसेस होगा उनको रिक्रूट करने का, चाहे वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो ये आर्टिकल 309 में दिया हुआ है। Which article of Indian Constitution deals with the tenure of office of civil servants of the union। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल पे जितने भी सिविल सर्वेंट्स होंगे, ठीक है, वो कितने टाइम तक सर्व करेंगे, वो कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है, ये आर्टिकल 310 में दिया हुआ है। Which article of the Indian Constitution provide adequate safeguards the person appointed in civil services। तो अगर कोई भी पर्सन एज ए सिविल सर्वेंट अपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो उनको काफ़ी सारी प्रोटेक्शंस मिलती हैं, है ना। और ये प्रोटेक्शंस कौन सा आर्टिकल में लिखी गई है, ये आर्टिकल 311 में लिखा गया है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। तो कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि जैसे कि अभी 3 ही ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, तो पार्लियामेंट चाहे तो 3 से वो 6 कर सकती है ना, 6 से 10 कर सकती है, ये पावर है पार्लियामेंट के पास। ये कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 312 में, ठीक है, आर्टिकल 312 में। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैज़ पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज। तो पार्लियामेंट के हम जानते हैं 3 ब्रांचेज है, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। तो इसमें ज़्यादा पावर किसको है ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाने में, तो उसको राज्यसभा को ज़्यादा पावर है, ठीक है। तो ये सारा जितना भी काम होता है ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट करने का, वो कौन करती है, राज्यसभा करती है। अंडर विच आर्टिकल पार्लियामेंट हैज़ बीन ग्रांटेड पावर टू वेरी और रिवोक कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सर्टन सर्विसेज। तो कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो किसी भी जो भी ऑफिसर्स हैं उनके सर्विसेज को रिवोक कर सकती है, विद कंडीशंस अप्लाइड है ऑब्वियसली इसमें। तो आर्टिकल 312A में दिया गया है, आर्टिकल 312 क्लॉज A में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर स्टेट। तो कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है कि अगर 2 स्टेट चाहे तो वो एक कॉमन एग्जाम कंडक्ट करा सकते दोनों स्टेट के बच्चों के लिए, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आर्टिकल 315 में दिया गया है। हु ऑथराइज्ड फॉर रिमूवल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जब जो भी जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा, ठीक है, उसको जो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट होगा, उसके जो भी मेंबर्स होंगे या फिर जो भी चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन होंगे, उनको कौन अपॉइंट करेंगे, उनको अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 323 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट इन फ्रंट ऑफ होम। तो जो भी आर्टिकल 323 में क्या दिया हुआ है कि जो भी हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, या उसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो अपना रिपोर्ट किसको प्रेजेंट करती है, तो वो अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करती है गवर्नर्स ऑफ कंसर्न स्टेट, ठीक है। विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड अ प्रोविज़न फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। तो कौन से अमेंडमेंट में ये ऐड किया गया कि पार्लियामेंट चाहे तो ऑल इंडिया सर्विसेज को बना सकती है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज की पोस्ट को क्रिएट कर सकती है। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में बताया गया था। ये इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ना, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, ये सारे वर्ड्स इसी अमेंडमेंट में ऐड किए गए थे। आगे हमारा टॉपिक है ट्राइब्यूनल्स। विच अमेंडमेंट और टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द न्यू पार्ट पर्टेनिंग टू ट्राइब्यूनल्स टू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ये प्रोविज़न है ताकि ट्राइब्यूनल बना सकते हैं, ठीक है। ये आया, ये जो प्रोविज़न आया है ना ट्राइब्यूनल्स बनाने का, ताकि ट्राइब्यूनल्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक मैटर्स को डील करने के लिए एक छोटा टाइप का कोड है ना बना देते हैं, वैसे उनका जजमेंट आता है, ठीक है, कि है ना ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी कुछ है तो वहाँ पे आराम से जा कर के हम डिसीजन दे सकती है, वो जजमेंट दे सकती है। इसका इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ट्राइब्यूनल्स। तो ट्राइब्यूनल्स के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में दिया गया है, ये दिया गया आर्टिकल 14A में। ए क्यों, क्योंकि इसको अमेंडमेंट से ऐड किया गया। Which tribunals are set up for settling disputes and complaints with respect to recruitment and conditions of service of persons appointed to public services। तो अगर कोई पर्सन
अगर सर्विसेज में जा करके है ना उसके प्रोसेस में मान लीजिए कुछ गलत हुआ है, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट है, कोई कंप्लेन आता है, तो हम वो कहाँ पे जाके कर सकते हैं? उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स बना हुआ है, हम वहाँ जा करके इस चीज़ को है ना हम फाइल कर सकते हैं। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स? तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के बारे में कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है? ये आर्टिकल 323 क्लॉज ए में लिखा गया है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ट्राइब्यूनल्स फॉर मैटर्स अदर देन एडमिनिस्ट्रेशन? तो कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो भी मैटर्स होंगे वो कौन से यू डील करेगी है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स? ये आर्टिकल 323 बी में लिखा गया है। विच एक्ट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल? तो कौन से एक्ट के थ्रू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ? तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1985 के थ्रू। हाउ मेनी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स आर देयर इन इंडिया? तो इंडिया में टोटल कितने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं? तो 17 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, ठीक है। हु हेड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल? तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को हेड कौन करता है? तो वहाँ पे उसको हेड करने वाले होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक है, वो हाई कोर्ट के। व्हाट इज़ द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ अ कैट? तो जो हमारा जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है कैट का, ठीक है, उसमें कौन कौन से होते हैं, कौन कौन होते हैं? एक तो पहला चेयरपर्सन होंगे, 16 वाइस चेयरपर्सन होंगे और 49 मेंबर्स होंगे। व्हाट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ कैट? तो वाइस चेयरमैन है ना, कैट मतलब क्या हुआ? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो इसमें उनका जो भी इसमें चेयरमैन होंगे या फिर जो वाइस चेयरमैन होंगे उनका ऑफिस ऑफ टर्म क्या होगा? या तो वो 5 ईयर्स तक सर्व करेंगे या तो वो तब तक सर्व करेंगे जब तक कि उनका एज 65 ईयर्स ना हो जाता हो, ठीक है। वट इज़ द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर मेंबर्स ऑफ कैट? तो जो भी मेंबर्स होंगे कैट की में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के जो भी मेंबर्स होंगे उनका क्या ऑफिस ऑफ टर्म कितना है, वो कितने टाइम तक सर्व करेंगे? ये या तो 5 ईयर्स तक सर्व करेंगे या तो 62 ईयर्स ऑफ द एज तक, जो पहले जाता है उस कंडीशन पे वो रिटायर कर जाएंगे। विच ट्राइब्यूनल रूल्स गवर्न्स द कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कैट? तो कौन सा ट्राइब्यूनल है, ठीक है, जो कि रूल्स बनाता है विथ रिगार्ड टू द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल? वो बनाता है द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, जैसे कि सैलरीज हो गया, अलाउंसेज हो गया ना, जो भी सर्विसेज के क्या क्या कंडीशंस हैं, चेयरमैन कौन होंगे, वाइस चेयरमैन कौन होंगे ना, इनके मेंबर्स कौन होंगे, रूल 1985 के रूल के तहत वो बनाता है, ठीक। विच प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज़ फॉलोड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल? तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, ठीक है, वो कौन से टाइप का जस्टिस का रूल फॉलो करता है? वो करता है नेचुरल जस्टिस का रूल फॉलो। आगे हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट स्टेट जहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेटअप किए गए हैं। तो पहला आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है। फिर है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरला। आगे बढ़ते हैं। विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एंड जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल? तो कौन सा एक्ट ये प्रोविज़न प्रोवाइड करता है कि किसी भी 2 स्टेट्स के लिए ना एक जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल भी हो सकता है? ये बताया गया था द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 में। हाउ मेनी स्टेट्स हैव हैड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स? तो कितने स्टेट्स के पास स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं? तो 9 स्टेट्स के पास है, ठीक है। फॉर विच स्टेट्स स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैव बीन एबॉलिश्ड? तो कौन से स्टेट्स के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को एबॉलिश कर दिया गया था? वो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के लिए। व्हेन वाज केरला स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल वाज सेटअप? तो केरला स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कब इस्टेब्लिश किया गया? 26 अगस्त 2010 में, ठीक है। हु अपॉइंट द चेयरमैन, वाइस चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल? तो जो भी स्टेट सेंट्रल या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होंगे, ठीक है, उसके जो भी मेंबर्स होंगे, उसके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इनको कौन अपॉइंट करेंगे? ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इनको आफ्टर कंसल्टेंस विद द रिस्पेक्टिव गवर्नर ऑफ द स्टेट। जिस स्टेट के लिए वो अपॉइंट करना है ना, वहाँ के गवर्नर और प्रेसिडेंट से एडवाइस लेकर के वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। आगे हमारा टॉपिक है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, ठीक है, NGT। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ट्राइब्यूनल हैज़ बीन एस्टैब्लिश फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे कोर्ट्स में काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग रहते हैं ना, कभी 10, 12 ईयर्स तक केसेस पेंडिंग रहते हैं। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो कुछ भी है ना, जो भी उसकी जो भी क्वेरीज है, ठीक है, जो भी डिस्प्यूट्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके, इसके लिए NGT का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, मीन्स नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। व्हेन डिड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश? तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का एस्टैब्लिश किया गया, ये तो किया गया था 2010 में।
व्हाट इज़ द टाइम पीरियड गिवन टू नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल फॉर डिस्पोजल ऑफ अप्लीकेशंस और अपील्स रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट इशू। तो अगर मतलब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, ठीक है, अगर उसमें कोई भी केसेस, कोई भी अगर अपील्स आती है तो उनको नेशनल एनजीटी को कब कितने टाइम पीरियड तक उसका जजमेंट देना है, उसको सॉल्व करना है, तो 6 मंथ के टाइम पीरियड के अंदर अंदर। विच इज़ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सेटिंग ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे हेल्ड होती है, तो एक तो न्यू दिल्ली में, ठीक है, ये मेन जगह है, ठीक है। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 प्लेसेस और हैं जहाँ पे इस ट्राइब्यूनल के लोग बैठते हैं। इट इज़ द सैंक्शन टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द ट्राइब्यूनल। तो जो भी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल होंगे, ठीक है, उसमें टोटल कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो 20। तो 10 एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे और 10 जुडिशियल मेंबर होंगे उसमें। हु हेड्स द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को कौन हेड करता है, तो उसमें उसको हेड करते हैं सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। या तो वो जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, या तो वो मतलब अभी सर्व भी कर रहे हो या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है, या फिर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी सर्व कर सकते हैं एज अ चेयरमैन। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे, वो थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा, ठीक है, 2010 में ही बने थे, इसका एस्टैब्लिशमेंट 2010 में ही हुआ था। व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो पावर है वो कहाँ तक होता है, उनका जुरिस्डिक्शन कहाँ तक होता है, ये इनका पावर जस्ट इक्विवेलेंट टू सिविल कोर्ट है, ठीक है, जितना सिविल कोर्ट के पास पावर है उतना पावर इनको भी है। विच प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस डज द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल फॉलो। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है वो किस टाइप का जस्टिस का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूपीएससी। विच अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड मेंशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में लिखा गया है, ये पार्ट 14 में, ठीक है, आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक। हाउ वाज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ठीक है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो बना उसका कैसे वो बना, ठीक है, तो ये बनाया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्हीं मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ही इसको प्रपोज किया गया, और ये एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कौन सा आर्टिकल में प्रोविज़न है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है, पीएससी का एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है, या आर्टिकल 315 में लिखा गया है। Which article describes the appointment and term of office of members of public service commission। तो कौन सा आर्टिकल में लिखा गया है कि जो भी पर्सन है ना पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनका टर्म क्या होगा, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये आर्टिकल 316 में लिखा गया है। हु डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ एंड कंपोजिशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूनियन पब्लिक सर्विस में कितने मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनका क्या स्ट्रेंथ होगा, कैसे कंपोज होंगे वो, तो ये कौन डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। व्हाट इज़ द टर्म फॉर चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो भी चेयरमैन होता है यूपीएससी के या फिर उसके जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म कितना होता है, मीन्स वो कितने टाइम तक सर्व करते हैं, तो वो या तो होल्ड करेंगे अपने ऑफिस को 6 ईयर तक, या तो तब तक सर्व करेंगे जब तक कि उनका एज 65 ईयर्स ना हो जाता हो, दोनों में से जो पहले होगा वही उसी से वो रिटायर हो जाएंगे। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे, वो थे सर रॉस बारकर, जो कि बने थे अक्टूबर 1926 से अगस्त 1932 तक। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी के पहली वुमेन चेयरमैन कौन थी, तो वो थी रोज मिलियन बैथ्यू, ठीक है, जो सितंबर 1992 से बनी थी और अगस्त 1996 तक वो रही थी। Which article of the Indian Constitution deals with the removal and suspension of members of Public Service Commission। तो कौन सा आर्टिकल में दिया गया है कि जो भी पीएससी के जितने भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनका रिमूवल कैसे होगा, वो कैसे सस्पेंड होंगे, ये आर्टिकल 317 में दिया गया है। हु इज़ ऑथराइज्ड टू रिमूव एंड सस्पेंड द मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी के जो भी मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनको रिमूव या उनको सस्पेंड कौन कर सकते हैं, उनको बस प्रेसिडेंट ही सस्पेंड या रिमूव कर सकते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कौन सा आर्टिकल जो कि बताता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या फंक्शन है, ये आर्टिकल 320 में दिया गया है। अंडर विच आर्टिकल द प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इज मैंशनड। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, उसके बारे में कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, ये आर्टिकल 322 में दिया गया है। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर चार्ज फ्रॉम। तो जो भी सैलरीज या फिर जो भी अलाउंसेस मिलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के यूपीएससी के मेंबर्स को, वो उनको कहाँ से दिया जाता है, वो दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, है ना।
आगे हम लोग का टॉपिक है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी फाइंड द मेंशन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में लिखा गया है? ये पार्ट 14 में। ठीक है, कौन से आर्टिकल से लेकर के? आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक। हु अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं, है ना, उनके चेयरमैन हैं, उनको कौन अपॉइंट करते हैं? उनको करते हैं गवर्नर। लेकिन अगर यूपीएससी के चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करेंगे? वो करेंगे प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द टेन्योर फॉर ऑफिस ऑफ मेंबर्स एंड चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, या फिर चेयरपर्सन है, उनका क्या ऑफिस और टर्म क्या होता है? वो तो या 6 ईयर तक ऑफिस को होल्ड करेंगे, या तो वो 65 ईयर्स तक के एज तक, है ना, जो भी इससे पहले होगा उससे से वो रिटायर होंगे। ठीक है, टू हुम डू द मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड पब्लिक स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन सेंड दियर रेजिग्नेशन लेटर्स। तो यूनाइटेड सर्विस पब्लिक सर्विस, ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट पब्लिक सर्विस जो है, ये जो कमीशन है, ये जो अपना रेजिग्नेशन लेटर्स हैं उसके चेयरमैन या उसके मेंबर्स, वो किसको देते हैं? वो प्रेसिडेंट को देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमिटीज़ ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो पहला क्वेश्चन है विच कमेटी एम्फसाइज्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। तो कौन सी कमेटी ये इस चीज़ पे एम्फसाइज करती है कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री जो है उस दोनों में क्या रिलेशन है, वो बताती है एडी गोरवाला कमेटी। ठीक है, उसके बाद है जो 1951 में, ठीक है, ये 1951 में। आगे हमारा विच कमेटी रिकमेंडेड फॉर द रिफॉर्म्स ऑन सिविल सर्विसेज इन 2004। तो कौन सी कमेटी जो कि रिकमेंड करती है कि सिविल सर्विसेज में क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए? ये 2004 में एक कमेटी बनी थी, वो कौन थी? पीसी होटा कमेटी। ठीक है, पीसी होटा कमेटी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ पीसी होटा कमेटी। तो पीसी होटा कमेटी का जो मेजर रिकमेंडेशन क्या था, उन्होंने क्या रिकमेंड किया था? उन्होंने रिकमेंड किया था कि ई गवर्नेंस होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में क्या होना चाहिए? अधिक से अधिक हम ई गवर्नेंस को प्रमोट करें। ठीक है, व्हेन वेयर द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कब हुआ, है ना, कब ये कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ? तो अगस्त 2005 में, है ना, अगस्त 2005 में। अंडर हुज चेयरमैनशिप द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड। तो किसके चेयरमैनशिप में सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया? तो एम वीरप्पा मोइली के चेयरमैनशिप में इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। विच कमीशन रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। तो कौन से कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी इस्टेब्लिश होना चाहिए? ये सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो कि 10th रिपोर्ट में इस चीज़ को बताई थी। व्हेन वाज द डीएस कोठारी कमेटी फॉर्म। तो डीएस कोठारी कमेटी जो है वो कब फॉर्म हुआ था? ये फॉर्म हुआ था 1975 में। विच कमेटी रिकमेंड फॉर रिक्रिएटिंग ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑन सेंट्रल सर्विसेज ऑफ इंडिया। तो कौन सी कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि जो भी हमारे मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, ठीक है, उसको सेंट्रल सर्विसेज के तौर पे ही मतलब रिक्रिएट किया जाना चाहिए? तो वो थे डीएस कोठारी कमेटी के में इसको बोला गया था। विच कमेटी वॉज फॉर्म टू रिव्यू द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कौन सा कमेटी को इस्टेब्लिश किया गया था जस्ट फॉर रिव्यूइंग द पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन? वो था सतीश चंद्रा कमेटी। ठीक है, सतीश चंद्रा जो कि इनका बुक भी आता है ना, मेडिवल हिस्ट्री का। ठीक है, फिर विच कमेटी रिकमेंडेड फॉर लेटरल रिक्रूटमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सो दैट द मोर एक्सपीरियंस पीपल कैन ज्वाइन। तो जैसे कि स्कूल्स में क्या होता है कि लेटरल एंट्री होता है, तो वैसे ही किस कमेटी ने ये रिकमेंड किया था कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, ठीक है, उसमें भी लेटरल एंट्री होना चाहिए, लेटरल रिक्रूटमेंट होना चाहिए, ताकि क्या हो कि अधिक से अधिक एक्सपीरियंस्ड पर्सन जो है वो सर्विस को ज्वाइन कर पाए। ये बोला था वाई के अलग कमेटी ने। किसने? वाई के अलग कमेटी ने। ठीक है, तो हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक है ऑफिशियल लैंग्वेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच एंड वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।